बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जीआईसी लेक्चरर सीरीज पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को अच्छे से समझ लेंगे कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीजों को। उसके पहले एक बात करते हैं दोस्तों कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो राजपूत राज्यों के अंतर्गत आता है, और राजपूत राज्य जो थे वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के जितने भी समय काल होता है वो राजपूत राज्यों का ही होता है, जिसमें जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल, गढ़वाल, ये सारे लोग आते हैं। उसमें एक पृष्ठभूमि के तौर पे देखें दोस्तों तो सबसे पहले क्या था, पाषाण काल था। और पाषाण काल के बाद आता है सिंधु सिंधु सभ्यता आती है। फिर वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सिविलाइजेशन। फिर सेकंड अर्बनाइजेशन आता है जिसमें जैन, बौद्ध, मगध, महाजनपद काल होता है। और इसके बाद आता है मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश के बाद आता है क्या, ब्राह्मण राज्य आते हैं, ब्राह्मण वंशी जैसे शुंग, कुषाण, सातवाहन, ये सब आते हैं। ब्राह्मण के बाद क्या आता है, गुप्त काल, याद है ना। गुप्त काल के बाद आता है वर्धन वंश, और वर्धन वंश होता है समाप्त 646 में। उसके बाद लगभग 50 या 100 सालों तक मान लीजिए अंधकार में था। और लेकिन जो शक्तियां थी, जो सामंत थे, आसपास के जो शक्तिशाली लोग थे, धीरे धीरे अपना क्षेत्र सीमित करने लगे और राज्य बनाने लगे कि भाई हमारा ये क्षेत्र होगा। तब उसके बाद से ही यानी 7वीं शताब्दी से, यानी वर्धन वंश के बाद से, और 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक क्यों, जब मुसलमान आ गए थे और सल्तनत वंश स्थापित हो गया था 1206 में, तब तक माना जाता है कि ये क्या था, राजपूत काल था। और मुस्लिम के बाद समझते हैं कि सल्तनत आए, फिर मुगल आए, फिर उसके बाद आधुनिक भारत आ जाता है जिसमें अंग्रेज, बाकी ब्रिटिश कंपनियां, वो यूरोपीय कंपनियां आती हैं, गुलाम होता है भारत और आजाद हो जाता है। उसके बाद हम लोग आज 2026 में बैठे हैं। तो हम इसकी बात कर रहे थे। अब ये गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लिए, लेकिन बात इसमें ये भी थी कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि जो अलग अलग हो गए। तो सबसे जरूरी चीज ये थी कि केंद्रीय जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई, और सामंत जो क्षेत्रीय थे वो अलग अलग जो थे मजबूत होने लगे, शासक छोटे छोटे, और अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। इस तरीके से कई छोटे छोटे राज्य बन गए। चूंकि ये राजपूतों के अधीन थे, इस कारण इन्हें राजपूत राज्य कहा गया। तो वैसे राजपूत का अगर मतलब देखेंगे तो राजपुत्र से भी आता है, राजकुल से भी आता है, या क्षत्रिय से भी आता है, तो ये शासक बन बैठे। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं, इनको समझते हुए आराम से समझ लेंगे, आप रिवाइज करते रहिएगा। अगर इनकी कुछ विशेषताओं की भी बात करें तो इसके अलावा पहली बात ये केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। दूसरा ये था कि धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, जैसे कासिम, गजनवी, गोरी, ये सब आक्रमण उसी टाइम के लगभग शुरुआत होने लगते हैं। और इसके अलावा भाई इसमें आपसी कलह हो जाती है, सीमा विवाद बढ़ जाता है, असंगठित हो जाते हैं लोग, आपस में लड़ने लगते हैं। कला विज्ञान जैसे क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन आ जाता है। पांचवा का अगर देखें तो बहुत अराजकता फैल गई थी और सामंतवाद का विकास हो गया था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें अब राजपूतों की अलग अलग उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो विदेशियों, यानी जैसे शक, कुषाण, हूण, इनके जो थे इनसे हुई थी। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई विदेशी जनजातियों से, शक, कुषाण, हूणों से, तो इनसे जो मत मिलता है वो विदेशी है। लेकिन विदेशियों में कौन लोग मानते हैं, ये मानते हैं जैसे टॉड हैं, वी स्मिथ हैं, कनिंघम हैं, भंडारकर हैं, जैक्सन हैं, या कॉल्विन हैं, क्रुक हैं। ये सब लोग क्या मानते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति शक, कुषाण, हूणों से हुई है। हालांकि इसको डिटेल में भी आता है कि कौन किससे हुई है, यूची कबीले से कौन हो गया, तो कनिंघम से हुई है। तो अभी हम लोग शॉर्ट में रिवाइज ही कर रहे हैं। अब भारतीय मूल की बात करते हैं कि कौन मानता है कि ये भारतीय मूल से थे। तो राजपूतों को भारतीय मूल से की संतानें मानते हैं, जैसे कि वैदिक क्षत्रिय
अग्निकुल, चंद्र ब्रह्म, सूर्य से रिलेटेड मानते हैं, ब्राह्मण से मानते हैं, मिश्रित जनजातियां मानते हैं, मिश्रित जातियों को कहकर पुकारते हैं। तो ये सब साथ जानते हैं कि ये भारतीय मत से थे। इस मत के जो प्रमुख रूप से प्रतिपादक रहे हैं वो जी.एच. ओझा रहे हैं, और दूसरे हैं सी.वी. वैद्य। ये प्रमुख रूप से मानते हैं कि इनके अनुसार राजपूत जो थे वैदिक कालीन क्षत्रिय से उत्पन्न हुए थे। ठीक, अभी और आगे न बढ़ते हुए इसमें हम लोग सीधे गुर्जर प्रतिहार पे आ जाते हैं। और दोस्तों, जिसमें गुर्जर प्रतिहार हम देख रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो समझ आने लगेगा ये। हाँ, ये मैप में है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम इसका एक शासक होता है, जो कि अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। इसके संस्थापक भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर लेते हैं, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि ये किनके किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों, ये हुआ था, देखो, मुख्य रूप से कन्नौज को लेकर हुआ था। और कन्नौज को लेकर हुआ था तो किनके बीच हुआ था? एक तो ये हुआ था भाई कि राष्ट्रकूट शासक यहाँ थे, देखो साउथ में पाल वंश, देखो बंगाल का, और नागभट्ट प्रथम को ही ले लेते हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से रहे हैं, संस्थापक रहे। तो इन तीनों में इस कन्नौज को लेकर अक्सर लड़ाई होती थी। ये कन्नौज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था राष्ट्रकूट के लिए, पाल के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर थे। लेकिन बात प्रतिष्ठा की आ गई थी कि कन्नौज पे जिनका शासन रहेगा वो बड़ा प्रतिष्ठित, अपने आप को वो अहम और गौरवान्वित होने वाली बात थी, तो इसलिए इसकी लड़ाई होती थी। लेकिन अंत अंत में कौन जीतता है? ये नजदीक वाला ही जीतेगा, क्योंकि जब ये सब लड़ते थे और उसके बाद फिर अपने राज्य चले जाते थे, तो बचता था ये, यानी गुर्जर प्रतिहार, और वो फिर से अपना शासन का स्थापित कर लेता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष तो हो गया। अब हम प्रमुख शासकों की बात करेंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि 8 से 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार जो थे, ये देखो यहाँ पे, राष्ट्रकूट जो दक्कन में थे यहाँ पे, और पाल वंश बंगाल में थे यहाँ पे। ये पाटलिपुत्र यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 महाशक्तियों के बीच लंबा युद्ध हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम प्रमुख शासक पे चलते हैं और उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य की बात करेंगे, और कन्नौज के संरक्षक रहे हैं ये सब, और जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा आती है। अगर पूछा जाए प्राचीनतम जो शाखा थी दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीनतम, और इसको अलग से पूछा जाता है कि जो मंडोर शाखा थी उसका आदि पुरुष किसे माना जाएगा, तो वो होगा हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र था इसका संस्थापक, यानी प्राचीनतम गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर राजधानी थी उनकी, ठीक। लेकिन सामान्यतः जब गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात आएगी तो वो हम नागभट्ट प्रथम को ही जानेंगे। अगर हम पूछे कि नागभट्ट प्रथम यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है नागभट्ट प्रथम। अगर हम अलग से बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्राचीनतम आदि पुरुष जिन्होंने अपनी राजधानी मंडौर बनाई थी, तो वो होंगे हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को एक नाम से और पुकारते हैं, रोहिल्ल सिद्ध। इनको बोलते थे रोहिल्ल, आधा ल और ल, सिद्ध, उपाधि कह सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये नागभट्ट प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हैं। अब हम इन संस्थापकों के सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को ही बात करेंगे, पूरे डिटेल में नहीं बात करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, वो नागभट्ट प्रथम ही था। ये बात समझ में आ गई। और इनका जो दरबार हुआ करता था, जहां ये बैठते थे, उनको बोलते थे नागावलोक दरबार, नागावलोक दरबार, ठीक है। तो इन्हें राम का प्रतिहार, इंद्र के युद्ध के गरों का नाशक, मेघनाथ के युद्ध का प्रतिशोधक भी कहा जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो कुछ समय मेड़ता या मेदांतक भी रही है, और मंडोर से मेदांतक लाई गई थी, ठीक। अब जो नागभट्ट प्रथम हैं, इनको म्लेच्छ उस समय कौन थे? अरबों के लिए प्रयोग होता था म्लेच्छ।
तो म्लेच्छ जो होता है वो इसी से आया था, म्लेच्छ से। तो म्लेच्छ शासक यानी अरबों के प्रति ये बहुत ही क्रूर रहते थे। और एक बार अरब जो शासक था जुनैद, उसने उज्जैन पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था, तो इसीलिए उनको म्लेच्छों का नाशक बोला जाता है। तो लेकिन ये जो नाशक बोला जाता है वो किस अभिलेख में उल्लिखित है? तो हंसौट अभिलेख में। अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साउथ में, इनमें गुर्जर प्रतिहार में। तो हंसौट अभिलेख से हमको पता चलता है कि ये म्लेच्छ का नाशक रहा है। वहीं हमको ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि ये नारायण का अवतार यानी नारायण रूप बताता है। कौन? नारायण रूप बताता है ग्वालियर लेख। ग्वालियर लेख नारायण रूप बताता है। और राष्ट्रकूट शासक संस्थापक जो था, कल हम लोग पढ़े थे ना कि राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। हम लोग पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार और बात कर रहे हैं देखो राष्ट्रकूट के। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रकूट का जो संस्थापक दंती दुर्ग था, उसने नागभट्ट प्रथम को बहुत बुरी तरीके से हराया था, पराजित किया था। और हराकर, और जब ये दंती दुर्ग राष्ट्रकूट जो था एक यज्ञ करवा रहा था, उसका नाम था हिरण्यगर्भ। अब इस यज्ञ के द्वारपाल के रूप में नागभट्ट प्रथम को ले गया, कहा कि खड़े रहो यहीं। इस तरीके से ही था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हराया था। तो इन सब की जानकारी जो मिलती है दोस्तों, सारी चीजों की, ये मिलती है संजन ताम्रपत्र से, संजन ताम्रपत्र लेख, ताम्रलेख से, और सामानगढ़ लेख से, एलोरा लेख से, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये जरूरी चीजें थी इसमें। अब अगले पे चलते हैं। वत्सराज आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो था वो वत्सराज रहा है। नागभट्ट प्रथम के उपरांत उसके दो पुत्र हुए थे। इसके दो पुत्र थे, कौन कौन से थे? एक कक्कुक था, कक्कुक नाम है, और दूसरा था देवराज। ये दोनों बहुत ही अयोग्य शासक थे। इस देवराज का जो पुत्र हुआ वो था वत्सराज। तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है जिसने साम्राज्य विस्तार किया। वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो कौन आएगा? वत्सराज। लेकिन वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन आएगा? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसका प्रथम यानी संस्थापक और अंतिम शासक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अब इनमें यानी वत्सराज में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी? एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो शुरू हुआ था वत्सराज के काल में। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज के काल में हुआ था शुरू। क्या? जो अभी हम लोग कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे थे उसमें। ठीक है, अब वत्सराज ने क्या किया कि जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज पे शासन कौन कर रहा था उस टाइम? इंद्रायुध कर रहा था। उसको आयुध भी बोलते हैं। उसको पराजित करके कन्नौज पर शासन स्थापित कर लेता है वत्सराज। भाई तुम हटो। वत्सराज ने एक काम और किया था कि जब राष्ट्रकूटों से संघर्ष में हार गया था, तो देखो राष्ट्रकूटों ने इसको बहुत कूटा है इन लोगों को। तो वत्सराज तो था जो था, इसको राष्ट्रकूट नरेश, बाद में जब आता है ध्रुव, ध्रुव ने वत्सराज को बुरी तरीके से पराजित किया था। ठीक, जैसे अभी हमने बात की इसको, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग ने इसको पराजित किया था, वैसे ही वत्सराज को किसने पराजित किया? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? राष्ट्रकूटों के राधनपुर अभिलेख से मिलती है और अंबानी डिंडोरी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इस विजय के उपरांत ध्रुव ने वत्सराज के छत्र को, मुकुट को सब छीन लिया था, और मान्य खेत यानी जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी वहां पे उसको ले जाके खड़ा कर लिया था। जो नागभट्ट प्रथम को जो हिरण्यगर्भ यज्ञ कर रहा था वहां खड़ा किया था वो दंती दुर्ग ने, और वत्सराज को ध्रुव ने अपनी राजधानी मान्यखेट में खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर जब भागा वहां से, तो मध्य राजपूताना में भंडी जाति को वहां पराजित करके उसका राज्य छीन लिया था इसने। और ये जानकारी बाउक के ओसिया अभिलेख से मिलती है। तो ओसिया अभिलेख किससे रिलेटेड है? बाउक से।
ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हो गई। एक बात और रही है इसमें कि वत्सराज ने सबसे प्रमुख विजयों को अगर देखा जाए वत्सराज की, तो वो थी गोंड विजय, कि वत्सराज ने गोंड प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम चलते हैं थर्ड पे, नागभट्ट पे। नागभट्ट प्रथम की बात आती है। दो बातें हो गई, ये दोनों हो गए, फिर नागभट्ट प्रथम आते हैं लगभग 800 के आसपास, 805 है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कौन आता है। अब उत्तराधिकारी जो था वत्सराज का, वो बनता है नागभट्ट द्वितीय। ओके, और नागभट्ट द्वितीय ने कुछ उपाधियां ली थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की ये उपाधि ली थी। और इन सारी उपाधियों का हमको बुचकल अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि 815 का अभिलेख है। ठीक, नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर युद्ध में धर्मपाल को तथा कन्नौज का जो शासक था चक्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, और उज्जैन के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उज्जैन की जगह पे अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। राजपूतों से तो भाई संघर्ष होता है, हो ही रहा था। इसके आगे चलते हैं, तो इसका ये पुत्र था। हाँ, एक बात और कि ये बहुत ज्यादा, यानी ग्वालियर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि ये शाकंभरी के जो चौहान थे, मालवा, किरात, वत्स, मत्स्य, तुरुस्क, इन सबको हरा के अपने राज्य में मिला लिया था। और नागभट्ट द्वितीय का जो राज्य था दोस्तों, वो कहा जाता है कि हिमालय से नर्मदा तक, हिमालय से नर्मदा तक, और इधर चलेंगे तो गुजरात से बंगाल तक फैल गया था। इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था इसका। और इसका जो पुत्र होता है रामभद्र, ये अच्छा नहीं होता, यानी कमजोर उत्तराधिकारी मिल जाता है इसके बाद। तो ये अत्यंत निर्मल शासक था, और इसके दरबार में नागा लोग का दरबार, इसके दरबार को भी कहते हैं नागभट्ट को, दोनों नागभट्ट को नागा लोग का दरबार कहा जाता है। तो इसके बाद जो शासक आता है रामभद्र, वो बहुत अयोग्य था, लेकिन उसकी बात बहुत कम ही जगह आती है। हाँ, एक बात और नागभट्ट में आती है कि भी जो गंगा और यमुना का संगम था, यानी इलाहाबाद यानी प्रयाग, वहां पे इसने जल समाधि ले ली थी। जल समाधि कहने में ठीक लगता है, मुझे लगता है कि डूब के मर गया था, इस तरीके से कहना, लेकिन इतिहास में थोड़ा अच्छे से सम्मान के तौर पे देखा जाता है, तो जल समाधि के द्वारा प्राण त्याग दिए कहा जाता है, मुझे लगता है ऐसा है। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रभावक चरित्र एक पुस्तक है, चंद्र प्रभास, इसके लेखक हैं चंद्र प्रभास। इसके लेखक कौन है? ये हैं प्रभावक, सॉरी, चंद्र प्रभास ने क्या लिखा है? प्रभावक चरित्र। अब मिहिर भोज की बात करते हैं, जिसकी उपाधि आदिवराह थी। अब मिहिर भोज कौन था? कि रामभद्र जो था अयोग्य था, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र, लेकिन रामभद्र का जो पुत्र था ये मिहिर भोज, ये काफी योग्य निकला और इस वंश का उत्तराधिकारी हुआ। इसको मिहिर भोज प्रथम भी कहा जाता है, सबसे महान शासक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बात करें अगर, तो मिहिर भोज ने सर्वप्रथम कन्नौज से वराह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। तो वराह अभिलेख किसका है? ये वराह अभिलेख है मिहिर भोज का। तो इसके आगे चलते हैं। हाँ, मिहिर जो वराह अभिलेख रहा है वो 893 विक्रम संवती का है, लेकिन ये ईस्वी में अगर देखेंगे तो 836 ईस्वी का है। इसलिए इसका जो शासन शुरुआत माना जाता है वो 836 ईस्वी ही मानी जाती है। अब एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप, इसमें एक नहीं दो उपाधियां आती हैं, और वो मिहिर भोज की उपाधियां हैं। पहली ये है कि प्रभास। देखो प्रभास ऐसा आएगा तो सोचाएगा ही नहीं, प्रभास उपाधि कौन लेगा? आदिवराह तो चलो फेमस है, आदिवराह। लेकिन अब ये बात आती है कि भाई आदिवराह की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से हमको क्या मिलता है कि मिहिर भोज ने अपने आप को वराह, आदि वराह की उपाधि
से विभूषित करवाया था, और प्रभास की जानकारी मिलती है दौलतपुर से, दौलतपुर अभिलेख से। ये दोनों उपाधियां जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब जो ये आदिवराह था, ये ग्वालियर अभिलेख था, इसी में सर्वप्रथम शून्य का प्रमाण भी मिलता है भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक जरूरी चीज ये थी कि जो मिहिर भोज था, उसने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था द्रम। द्रम नामक सिक्का कौन चलाया था? मिहिर भोज ने, और ये था चांदी का सिक्का, ठीक। चांदी व तांबे के मिश्रित सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी व तांबे को मिश्रित सिक्कों को, मिश्रित सिक्के को क्या बोला जाता था? श्री मदादी वराह, श्री मदादी वराह कहा जाता था, चांदी और तांबे के जो मिश्रित सिक्के थे। इसके बाद आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में। तो राष्ट्रकूट फिर आ जाते हैं, और मिहिर भोज, जिसमें मिहिर भोज के जो समय में राष्ट्रकूट शासक हुए थे वो कौन थे? इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। राष्ट्रकूट शासक हुए थे मिहिर भोज के समय में दो। कौन से? एक मिनट। राष्ट्रकूट कौन हुए बताओ? राष्ट्रकूट शासक हुए अमोघवर्ष, और एक हुए कृष्णद्वितीय। दो लोग इसलिए दो लोग शासन किए, तब भी ये शासन करता रहा। इसके समकालीन रहे हैं, और दोनों को मिहिर भोज ने पराजित किया, मिहिर भोज ने पराजित किया था। लेकिन मिहिर भोज को पराजित होना पड़ा था। राष्ट्रकूट का एक सामंत था, ध्रुव द्वितीय, शासक नहीं, सामंत से पराजित होना पड़ा था इसको, ठीक है। वहीं पालों का जो संघर्ष था, पाल भी थे, तो देवपाल और विग्रहपाल, विग्रहपाल इसका समकालीन था, और इसको अपने अपनी जीत दावा करते हैं कि हम जीते, हम जीते, छोड़ो इसको। अब सुलेमान यात्री आता है दोस्तों, ये काफी जरूरी है कि जो सुलेमान आता है तो उसने भारत पर, या यूं कहे कि भारत पर लिखने वाला पहला लेखन जिसने किया था, उसमें ये सुलेमान आता है, अरबी यात्री था। तो जो अरबी यात्री था मिहिर भोज को, उसने एक नाम दिया था, उसका नाम था बरुआ, यानी मिहिर भोज को बरुआ कह के पुकारने वाला कौन था? तो वो था सुलेमान, अरबी यात्री था, ठीक। आगे चलते हैं। अगला ये है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल नाम ध्यान से याद रखिएगा, अभी कंफ्यूजन होगी आगे। तो महेंद्रपाल प्रथम आता है, साम्राज्य का और विस्तार करता है, साम्राज्य का और विस्तार करता है, और काफी इंपॉर्टेंट शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का, जिसने परम भट्टारक, परम भागवत और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। और एक बुक है दोस्तों, उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास, जिसको BN पाठक ने लिखा है। उसमें महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है BN पाल द्वारा। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की बात करें अगर, तो सबसे जरूरी चीज, ये फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक राज कवि थे इसके, राजशेखर। राजशेखर आपने भी सुना होगा, और राजशेखर इसके गुरु भी थे, कवि भी थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कवियों में थे ये हैं, क्योंकि इनसे सवाल अलग से भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या क्या लिखी थी। जैसे कर्पूर मंजरी की रचना प्राकृत भाषा में किसने की थी? तो राजशेखर ने। काव्य मीमांसा की रचना, जो कि अलंकार शास्त्र है, 18 अधिकरण है इसमें, अलंकार शास्त्र 18 अधिकरण कौन? काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने। विद्वाल शालिका की रचना किसने की है? राजशेखर ने। बाल रामायण की रचना किसने की है? राजशेखर ने। बाल भारत की रचना, रामायण रामायण पे आधारित है, और बाल भारत महाभारत पांडवों का कथानक है। इसके अलावा भुवन कोश और हर विलास की रचना किसने की है? राजशेखर कवि ने किया था। और राजशेखर ने महेंद्रपाल को प्रथम को क्या कहा था? रघुकुल का तिलक। ये याद रखिए, महेंद्रपाल को रघुकुल का तिलक किसने कहा था? रघुकुल का तिलक। तो ये कहा था किसने? ये राजशेखर ने। लेकिन राजशेखर आगे भी आएगा, अगले शासक में भी।
तो अभी सिर्फ इसी की बात करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। और महेंद्रपाल प्रथम को इसने और क्या कहा? निर्भय, निर्भय राज कहा। इसके अलावा निर्भय नरेंद्र कहा, फिर चूड़ामणि कहा, फिर सकल कला निलय कहा और रघुवंशी कहा। इसके अलावा सबसे जरूरी यही था कि रघुकुल का तिलक किसे कहा गया, तो महेंद्रपाल प्रथम को बोला। किसने बोला? तो राजशेखर ने कहा था। अब महेंद्रपाल प्रथम ने पाल शासकों को भी पराजित किया। इसका साक्ष्य मिलता है हमको, जैसे बिहार शरीफ लेख है पटना में, और गया में स्थित राम गया और गुनारिया का लेख मिलता है। ये ठीक है, छोड़ सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद शासक इसमें नहीं लिखा है, लेकिन बात समझते हैं इस बात को कि जो महेंद्रपाल प्रथम था, इसके बाद आता है महिपाल प्रथम। नाम में थोड़ा अंतर है। महिपाल प्रथम 910 या 14 की ईस्वी मान सकते हैं, डेट वाइज में परेशान मत हुआ करिए। अब महिपाल प्रथम को, क्योंकि जो राजशेखर कवि थे वो इनके दरबार में भी थे और इनके दरबार में भी थे, क्योंकि इनके बाद ये राजा बने तो राजशेखर थे ही उस टाइम, तो इनको राजशेखर क्या बोलते हैं? कवियों का काम ही है बोलना। तो राजशेखर इनको बोलते हैं रघुकुल मुकुट मणि। रघुकुल मुकुट मणि। लेकिन रघुकुल का तिलक किसको बोला था? महेंद्रपाल प्रथम को। और रघुकुल तिलक मणि किसको बोला है? महिपाल प्रथम को। महेंद्रपाल महिपाल में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महेंद्रपाल के उपरांत ये भाई हो गया कि महेंद्रपाल के बाद जो उनकी दो पत्नियां थी वैसे, और उनसे दो पुत्र हुए थे। और द्वितीय जो भोज द्वितीय था वह महिपाल शासक करता है आगे। अब आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये आती है महिपाल प्रथम में कि इनके शासनकाल में अल मसूदी भारत आता है। अल मसूदी भारत की यात्रा पर आता है और अल मसूदी ने ही महिपाल के लिए बौरा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बौरा शब्द का प्रयोग किया था किसने? अल मसूदी ने। जहां हम लोग बात किए थे कि सुलेमान यात्री आया था, उसने मिहिर भोज को क्या बोला था? बरुआ बोला था। लेकिन जब अल मसूदी आता है तो ये महिपाल को क्या बोलता है? बौरा बोलता है। ये अलग से भी आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हरिशेन ने एक लिखी बुक जिसका नाम था वृहत कथा कोश, और वृहत कथा कोश की रचना कहाँ पे की गई? इसी के शासनकाल में हुई थी, वो भी वर्धमानपुर काठियावाड़ में। तो इसका मतलब राजशेखर कहाँ कहाँ थे? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के भी शासनकाल में थे और महिपाल प्रथम के भी शासनकाल में थे। एक लास्ट बात आ जाती है कि महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय ये क्या थे, क्यों जरूरी थे? बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस ये है कि इन्होंने शासन किया और इनके बाद जितने शासक आए, जैसे देवपाल, विनयपाल, महिपाल, विजयपाल, और इनके बाद आ जाते हैं राज्यपाल। महत्वपूर्ण शासकों में राज्यपाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस ये है कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था मोहम्मद गजनवी के सामने। बस इसलिए पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी आया तो कौन सा शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो वो था राज्यपाल। अब राज्यपाल के बाद दो शासक सिर्फ आते हैं, और जिसमें त्रिलोचन पाल था और यशपाल था। और यशपाल हमारा हो जाता है लास्ट शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे यशपाल। वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, अंतिम शासक था। इसके बाद क्या होता है कि भाई गुर्जर प्रतिहार वंश के धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि कमजोर उत्तराधिकारी आ गए थे। विभिन्न सामंतों ने अपने अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, और लगभग 1093-94 के आसपास गढ़वालों ने इस पे जो एक नरेश थे चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया, और अंततः प्रतिहारों का स्वतंत्र अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया। हाँ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए, तो ज्यादातर चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है।
इसमें माइंड मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों। माइंड मैप में क्या आता है, एक मिनट, हाँ ये बताना भूल गए थे कि जो शासक रहे हैं, एक, ठीक है, ये जो सिलेबस था हम लोगों का, उस सिलेबस में देखोगे यहाँ पे तो गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ मिलेगा, ठीक। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि लिंक नीचे दिया गया है। और टेलीग्राम पे ढूंढने का कहीं भी तरीका यही होता है दोस्तों कि वीडियो का टाइमलाइन देख लो और टेलीग्राम पे जाके उसकी टाइमलाइन देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका मिल जाएगा। हालांकि ये पिक में आ गया है, एक ही स्लाइड में है, तो हम उसको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।